हाउ टू कुक अ लाइव वुमन, लाइव एक वुमन। जिंदा औरत को कैसे कुक करें, अरे ये वीडियो था। अब डार्क वेब पे आपको गन्स खरीदनी है, ड्रग खरीदना है, कॉन्टेंट किलर हायर करने हैं, हज़ारों वेबसाइट है, या किसी को हैक करवाना है, किसी को परेशान करना है, हर तरह के क्राइम जो आप सोच सकते हो वो डार्क वेब पे होते हैं। कि आप कैसे मारना चाहते हैं, दूर से गन से मारना चाहते हैं, चाकू से मारना चाहते हैं, किडनैप करके 4 दिन टॉर्चर करके मारना चाहते हैं, मतलब वो आपको वीडियो बना के भेजेंगे। तो जो क्लासिफ उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो देख के आप दंग रह जाओगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। एंड उसके बाद वो कहेंगे कि जब काम हो जाएगा तो हम आपसे पैसा ले लेंगे। डार्क वेब को एक्सेस करना क्राइम नहीं है। ओके ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब एक्सेस करोगे तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। 2013 के आसपास मैंने पहली बार डार्क वेब एक्सेस किया था। एक ड्रग का केस था जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे। सो डार्क वेब विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू आर यूजिंग, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इफ़ आई एम विद यू इन अ सेम वाईफाई नेटवर्क, तो मैं आपके ब्राउज़र पर कुछ पुश कर सकता हूँ। ओके फिर एक बार वो आ गया प्लगइन तो मैं उसको रिमोटली उस ब्राउज़र को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वो आप व्हाट्सएप पर डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का ऑप्शन डिसेबल कर दें कि हर चीज़ अपने आप डाउनलोड ना हो। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी मेमोरी भरेगी नहीं, और दूसरा आप अननोन नंबर से जो चीज़ें आ रही हैं वो क्यों डाउनलोड कर रहे हो। बिकॉज कोई कुछ भी भेज दे आपको और कल के दिन आपने डाउनलोड कर लिया और आपको पता भी नहीं है, और अचानक से वो दिख गया या सरफेस हो गया या किसी ने इंक्वायरी में पकड़ गए, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। कई सारे रशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो ड्रग्स पे ही चलती है। ओके वो ओपीएम और ये जो भी हीरोइन और जितने भी एमडीएमए वगैरह हैं सप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई बना रहा है तभी तो कहीं कंज्यूम हो रहा है। कोई डेटा किसी के संग शेयर कर रहे हो, तो वो डेटा की ट्रैकिंग होना शुरू हो जाती है। ओके कि किसने खोला, कितनी देर देखा, क्या देखा उसमें, कितनी बार खोला, जब खोला तो बंदा था कहाँ पर, किस डिवाइस पे खोला था, उसी ने खोला था कि उसी जगह कोई और था। इस हद तक डिटेल रिकॉर्ड होता है। लॉग बनता जाएगा। टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये 3 ऐप इंस्टॉल करनी ही नहीं है। क्योंकि मैं एक थाने में गया था किसी काम से, ओके और थानेदार साहब के पास कोई बंदा आया और कहता है कि साहब वो किसी ने बिल्ली का मर्डर कर दिया। अभी दिवाली के पहले भी कई सारे डॉक्टर्स गुड़गांव में, उनका ओटीपी, उनका व्हाट्सएप हैक हुआ। तो मुझे एक साथ एक ही दिन में कम से कम 25-30 डॉक्टर्स के कॉल आए, बड़े रेनाउंड डॉक्टर, कि साहब हमारा भी हो गया, हमारा भी हो गया। मैं कैसे सोचता हूँ कि इस सिचुएशन में कौन सा टूल फिट होगा, ओके और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, ये जो है ना वो आप कहानियों के थ्रू लर्न करते हो। और मेरी बुक जो थी हिडन फाइल्स, उस पर हैक क्राइम्स ऑनलाइन करके एक वेब सीरीज़ है अमेजॉन प्राइम पर, अमेजॉन मिनी टीवी पर भी है, नीरज पांडे जी ने बनाई है, फ्राइडे फिल्म्स, और ये 10 नवंबर लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी मेरे बर्थडे के दिन। देखिए जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके तो करंट अकाउंट ही होते हैं। ओके ये तो कमाल की बात है। फिर लोग क्या करते हैं, वीपीएन पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे, फिर एंड वेबसाइट खोलेंगे, यही कर रहे हैं, और उनको लग रहा है वो पूरी तरीके से हिडन है, पर नहीं है। और जब मैंने उनको बताया कि 13 तारीख को आपके घर की छत पे कपड़े जले थे, बोले हाँ। मैंने कहा 17 तारीख को आपके सारे टायर पंच हुए थे, हाँ। मैंने कहा 21 तारीख को आपके घर में जो गैस थी वो जली हुई थी, रात में जली थी अचानक, हाँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताएं, फिर पैसे चोरी हुए, ये हुए, सब। और अभी वो अपने आप को भी मारना चाहता था। किसी भी एज के लिए ओवर यूज़ ऑफ इंटरनेट बड़ा डिजास्टर्स है, क्योंकि वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर ही लेगा। इंटरनेट जितना हम एक्सेस करते हैं थ्रू गूगल और एनी अदर ब्राउज़र, वो एक्चुअल इंटरनेट के साइज का सिर्फ 3% है, सिर्फ 3%। साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज में आज हम पहुंच गए 12वें एपिसोड पे, और आज फिर से मेरे साथ हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर वेलकम। थैंक यू ऐज भाई। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, कैसी लग रही है हमारी ये सीरीज आपको? मतलब आप जो नॉलेज दे रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छी लग रही है, और एक कुछ फेसबुक पे तो हमारे 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ तक जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है। सर बहुत अच्छा एक वीडियो पे तो 11 मिलियन हो गए, और एक पे 11 8, मिलियन, यस 11 मिलियन, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा। करेक्ट। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ मानिए। 2 करोड़ यदि हम माने, तो यदि 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, तो ऑलमोस्ट हर 100 में से एक आदमी ने हमारा वीडियो देख लिया। एग्जैक्टली। तो अभी भी बहुत लंबी हाँ, जर्नी है। मैं गया उधर घर पे अपने, तो वहाँ पे भी लोग कुछ मुझे मिले और वो कह रहे कि हम आपकी पूरी सीरीज देख रहे हैं। मैंने कहा यार, मतलब मैंने उनसे बात नहीं की, उन्होंने कहा कि यार चलिए अच्छी बात है कि लोग तक, मतलब वहाँ तक पहुँच रही है। वेरी इनकरेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का प्यार और साथ के साथ ही हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि और कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करें जो शॉकिंग भी हो, इन्फॉर्मेटिव भी हो, लर्निंग भी मिले आपको। सर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड आपकी बुक से। अभी कोई नई बुक आ रही है आपकी, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। साइबर क्राइम की सच्ची कहानी कुछ उसका नाम है, तो उसके बारे में लोगों को प्लीज़ बताएं। प्री बुक के लिए
ऑलरेडी वो रिलीज़ हो गई है अमेजन Okay. प्राइम पर, साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ। ये कहानियाँ न सिर्फ मोडस ऑपरेंडी बताती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी बताती हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन सीखना है उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से टूल्स भी रेफ़र किए जाएंगे, किस टूल से मैंने क्या किया और कैसे वो केस सॉल्व हुआ। एक्चुअली टूल्स की जानकारी को तो आपको वैसे भी मिल जाती है, लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ कि इस सिचुएशन में कौन सा टूल फिट होगा Okay. और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, ये जो है ना वो आप कहानियों के थ्रू लर्न करते हो। तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऑलरेडी अमेज़न पे अवेलेबल है। अनबाउंड स्क्रिप्ट ने पब्लिश की है, जो राजकमल पब्लिकेशन का एक यूनिट है। तो प्लीज़ प्री ऑर्डर कीजिए, 2 जनवरी को ये मार्केट में आ जाएगी। उससे पहले आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी लिमिटेड कॉपीज़ हैं, तो कोशिश करें कि आपको आपकी कॉपी मिल जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार कॉपी छापी है उन्होंने जो निकल जाएंगी। बिल्कुल। नहीं सर, वी विश यू लक कि आपकी मतलब बुक्स जैसे हमेशा चीज़ें होती हैं उस तरीके से रहे। सर कुछ टीज़ करेंगे इसमें से, कुछ 1-2 स्टोरी हल्की सी, किस तरीके से हाँ अगर हाँ, कुछ बिल्कुल करना चाहें बिल्कुल आप, बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल अगर अभी करेंगे। कर दें लोगों के लिए। ओके, देखिए एक कहानी थोड़ी अजीब सी हुआ क्या कि मैं एक थाने में गया था किसी काम से, ओके। और थानेदार साहब के पास कोई बंदा आया और कहता है कि साहब वो बिल्ली वाला केस वाला आ गया है फिर से। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि बिल्ली का केस क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये क्या केस है भाई? बोलते यार किसी ने बिल्ली का मर्डर कर दिया। तो मैंने कहा बिल्ली का मर्डर क्यों कर दिया? कह रहा वो है कोई हाई प्रोफाइल बंदा है, वो पीछे पड़ा हुआ है कि उसको पकड़ो, ऐसा करो, और उसने किसी पर आरोप लगा रखे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये हाँ सर, मतलब ऐसा बिल्ली का मतलब अनयूजुअल सा होता है Exactly. मामला। तो मैंने कहा मैं चलूँ आपके साथ? बोले, Okay. चलो। तो हम लोग पहुँचे, तो वो एक जज साहब थे, रिटायर्ड जज थे, और वो बोले कि साहब आप लिखिए, और ये बगल वाले ने हमारी बिल्ली मार दी है। तो मैंने कहा क्यों लग रहा है आपको कि मार दी? बोले ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं, कभी कुछ परेशान करते हैं, कभी कुछ परेशान करते हैं, कभी। तो हम लोग इनसे त्रस्त हैं, और अभी इन्होंने 1-2 बार बिल्ली पर उन्होंने आरोप वो भी लगाया था, परेशान भी, क्योंकि वो भागती थी, इनके घर घुस जाती थी, और अब इन्होंने वो छत से फेंक दी या क्या कर दिया, वो भागी। Okay. ठीक है। तो मुझे लगा यार, अच्छा उन्होंने जो बाकी सिम्टम्स बताए कि साहब एक बार हमारी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए उन्होंने। मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसा कौन करता है? फिर एक बार आग लग गई, उनकी छत पे कपड़ों में आग लग गई। तो वो दोनों ऐसे जुड़े हुए घर थे। ओके। फिर हमने कहा चलो एक बार जिस पे आरोप लग रहा है उससे भी मिल लेते हैं। तो उसके पास गए हम लोग, बैठे। उसने कहा साहब ये ऐसे ही हैं, थोड़ा इनका माइंड ऐसे ही है, जज साहब का। जज साहब का। ओके। और वो उल्टा उन पे आरोप लगाने लगा। ओके। ये लोग परेशान करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं क्यों किसी की छत पे जाके कपड़े लगा दूंगा, क्या टायर क्यों पंचर कर दूंगा, मुझे क्या पता। इस तरह से दोनों अपना अपना वर्जन दिए। तो और ये क्या कोई बात होती है कि मैं बिल्ली को मार दूंगा? बट वो जज साहब करेंगे कोई ना कोई इसमें आप एक्शन लीजिए और इनके खिलाफ। तो मैं वापस आ गया। अच्छा, अब ये पूरी केस हम लोगों ने वापस आते समय थानेदार के समय गाड़ी में डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा, क्या हो सकता है, क्यों परेशान कर रहे हैं? तो जज साहब का पुराना रिकॉर्ड निकलवा कुछ, Okay. शायद कोई खुंदस कोई इसमें कर रहा हो। और मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। तो घर आया, मैंने गूगल करना शुरू किया। ओके। गूगल करता रहा कि कैट मर्डर करके। तो फिर मेरी आंखें खुलना शुरू हुई। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे नोटिस किया, मैंने कहा यार कल फिर चलेंगे उनके। ओके। तो कल दोबारा गए जज साहब के। तो जज साहब के संग उनका नाती रहता था। उनके दोनों जो बेटे थे वो बाहर सेटल थे, दुबई में या कहीं थे। लेकिन उनका जो लड़का मतलब जो नाती था उनके संग रहता था, जो लड़की का बेटा था। और वो कुछ मोबाइल पे खेल रहा था। तो मैंने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो बोलते ठीक है। तो पहले दिन भी वो खेल रहा था, दूसरे दिन वो था नहीं, पर जब हम लोगों ने वेट किया वो आ गया। तो उससे मैंने बातचीत शुरू की कि भाई कौन कौन से गेम खेलते हो, क्या खेलते हो। इससे पहले वो गेम जो खेलता था वो जज साहब की मोबाइल पे खेलता था। ओके। तो मैंने मोबाइल स्कैन किया, थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे कुछ गेम्स मिले। एक गेम था जिसमें टास्क दिए जाते थे। तो किसी तरह हम क्रैक करके वो गेम घुसे अंदर, और वो सारे सिम्टम्स मुझे दिख गए कि वो एज ए टास्क करता था वो लड़का। ओके। और जब मैंने उनको बताया कि 13 तारीख को आपके घर की छत पे कपड़े जले थे, बोले हाँ। मैंने कहा 17 तारीख को आपके सारे टायर पंचर थे, हाँ। मैंने कहा 21 तारीख को आपके घर में जो गैस थी वो जली हुई थी, रात में जली थी अचानक, हाँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताएं। फिर पैसे चोरी हुए, ये हुए, सब उसमें 10-12 टास्क थे जो उसमें कराए गए थे। तो मैंने उनको हिंट दिया, मैंने कहा कि ये आपका नाती कर रहा है। अब वो बड़े फ्यूरियस कि कैसे उसको वो करें। तो एक्चुअली
जब हमने उस बच्चे से इंटरेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसमें दो चीज़ें हमने नोटिस की। एक, वो बहुत इंटेलेक्ट था, और दूसरा उसकी कमिट जो मतलब गेम के प्रति उसकी जो बिलीफ सिस्टम था बहुत स्ट्रांग था कि नहीं ये तो ऐसा है और इसे तो हमें मतलब उसमें कहा गया था कि आप व्हेन यू विल रीच टू द फाइनल स्टेज यू विल बी लिबरेटेड काइंड ऑफ, उस तरह की फीलिंग्स थी। तो वो मामला कुछ इतना डर्टी हुआ उसके बाद, क्योंकि हमें एवेंचुअली उस बच्चे को स्कूल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि वो समझा नहीं, एंड देन वी वांटेड टू हेल्प हिम। टीनेज बच्चा था, और मैं जो बाकी चीज़ें हुई अभी यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि लोग गूगल करेंगे तो शायद उस केस तक पहुँच जाएंगे। Exactly. मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बिल्ली को मारा क्योंकि उस गेम का टास्क था, और अभी वो अपने आप को भी मारना चाहता था। कहानी ये थी सर, आगे बढ़ के जो टास्क होता है। हाँ, तो हम उस वजह से डर गए क्योंकि उस गेम का जो फाइनल पड़ाव था वो वही था, और इस वजह से हम पहले से उसको वो कंट्रोल करना चाह रहे थे। पर मुझे डर था क्योंकि इसका बिलीव इतना स्ट्रांग है कि हम इसको कन्विंस तो कर नहीं पाएंगे, और आज नहीं तो कल ये कुछ ऐसा कदम ना उठा ले। तो एक थाने में एक अचानक से एक फ़नी लाइन से शुरू हुई कहानी इतनी सेंसिटिव एंड पर ख़त्म होती है कि इट टुक अस ऑलमोस्ट 1.5 ईयर उस बच्चे के साथ, जब वो उस पूरे सिस्टम से बाहर आया। एक्चुअली धीरे धीरे करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अभी कई सारी ऐसी कंप्लेन मेरे पास आती हैं, और ये सारे उन लोगों के लिए जिनके टीनेज बच्चे हैं। वो कहते हैं साहब हमारे बच्चे हमसे बात करना बंद कर दिए, या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल। और कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कल के दिन कि हम परेशानी में आ जाएं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस गेम का ही प्रभाव है। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आपको डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर दे देते हैं। तो अपने बच्चों से बातचीत बनाए रखना इस समय बहुत बहुत ज़रूरी है। सर, मतलब वो लोग भी हमारी पॉडकास्ट देखते हैं जिनके बच्चे ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी लोगों के पास जाती है, तो उनमें जैसे आपने कहा बातचीत करना ज़रूरी है, सब चीज़ करना ज़रूरी है। ऐसे गेम्स बच्चे अगर खेल रहे हैं अभी तो सिक्लूजन में, क्योंकि अपने फ़ोन्स उनके पास होते हैं, तो पेरेंट्स कैसे उनको चेक कर सकते हैं कि भाई कि किसी ऐसे गेम में तो इन्वॉल्व नहीं है? क्या तरीका होना चाहिए कि जिससे वो बच्चों पे नज़र रख सके कि इधर-उधर ना ऐसे गेम्स, एटलीस्ट नॉर्मल गेम्स खेलें ठीक है, लेकिन ये जो इतना इतना खतरनाक तरीके की चीज़ें हैं जो मतलब उनसे अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो ना करें? देखिए, अमूमन आप गूगल पे ढूंढेंगे कि ना लिस्ट ऑफ अब्यूजिव गेम्स और गेम्स दोज आर बैंड बाय डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वीपीएन इस्तेमाल करके भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वो मिल जाएंगे आपको, मैं लिस्ट भी दे दूंगा, वो भी डाल सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हर दिन नए गेम ऐसे आते रहते हैं। तो जो हमारा पर्पस था मूवी आर्मर में फीचर डालने का कि हम सारे ऐप स्कैन करें, गेम स्कैन करें और वॉर्न करें, क्योंकि गेम लेजिट होगा, उसके 200,000 300,000 बिलियन डाउनलोड भी होंगे, लेकिन वो गेम साइकोलॉजिकली स्थिति से ठीक नहीं है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, उसी बेस पर। एंड उस पर कोई क्राइम हो गया हो, उस गेम से कोई क्रिमिनल ने किसी तरह का वो कर दिया, तो उस बेस पर मूवी आर्मर रेट कर देता है कि इस गेम को आप अनइंस्टॉल कर दें, ये सेफ़ नहीं है आपके बच्चे के लिए, यदि वो 18 साल से कम है। तो मेरे ख्याल से मूवी आर्मर के थ्रू आप अपने फ़ोन पर जितने भी ऐप्स या गेम हैं, अभी गेम है कोई दूसरी ऐप भी हो सकती है, यूटिलिटी ऐप हो सकती है, चैट ऐप हो सकती है, जैसे मैंने बताया था डिस्कॉर्ड, ज़ेंग, इस तरह की ऐप्स भी, या कोई और है जो अभी नई आ गई है, तो वहाँ पर पता पड़ जाएगा कि वो सेफ़ है अनसेफ है, और यदि उसको किसी वजह से भी कहीं भी बैन किया गया है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। फाइन सर, आप साइकोलॉजी पे भी बात करते हैं, बच्चों के साथ भी जुड़े रहते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आपसे ये पूछूंगा कि आपकी नज़र में क्या एज होनी चाहिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स देने की? देखिए, चाइना में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ 45 मिनट्स के लिए लीगली कानून बना दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलियन पीएम ने अभी अनाउंस किया कि वो भी ऐसे ही कानून लाने वाले। तो जब ये देश इस बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर मामला सीरियस है, बहुत सीरियस है। बाकी कंट्रीज़ भी सोच रही हैं रेगुलेट करने के लिए। होता क्या है कि आप रेगुलेशन कर भी दें, कानून बना भी दें, तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप रोकेंगे कैसे, क्योंकि मोबाइल तो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो फिर अकाउंटेबल किसको बनाएंगे? पेरेंट्स को बनाएंगे, टीचर्स को बनाएंगे, ऑपरेटर को बनाएंगे, ऐप गेम्स को बनाएंगे, तो वो सारे चैलेंजेस हैं मेरे ख्याल से। इसलिए भारत में सीधे सीधे उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एज के हिसाब से मैं देखूं तो किसी भी एज के लिए ओवर यूज़ ऑफ इंटरनेट बड़ा डिजास्टर्स है, क्योंकि वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर ही लेगा। आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए तो आप ये देखिए चारों लोग फ़ोन उठा के बैठे हुए हैं, ये फैक्ट है।
आपके घर में या आपके कहीं पर भी आप जाएं, हम लोग ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे मोबाइल को दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हमारा ब्रेन तो कंट्रोल कर ही रहा है। हम एक एज से ऊपर आ जाते हैं तो एक बार ये हो जाता है कि शायद हम हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ में उतना कॉन्शियस रहेंगे और उसका इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। लेकिन यदि आप एजुकेशन लेवल पर एंगेज हो जाते हो तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा। आप डिटैच ही हो जाओगे, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, ना गेम्स में फोकस कर पाओगे, ना पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। आप अननेसेसरी पीयर प्रेशर में आ जाओगे, इंस्टा रील बनाने लगोगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो स्ट्रांगली रेगुलेट कर देना चाहिए कि आप 45 मिनट, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो, उससे ज़्यादा ना एक्सेस दें और नीड बेसिस पे एक्सेस दें। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जैसे एग्ज़ाम हो रहा है, अगली बार ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ, बट सिर्फ इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। फाइन सर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। मैं चाह रहा था कि उनका रिप्लाई वहाँ पे करूँ, लेकिन मुझे लगा मैं आपसे जब बात करूँगा सामने तभी पूछ लूँगा। हमने सर जो स्टोरी सुनाई थी काफ़ी, उसमें कहानी मतलब काफ़ी सारी स्टोरी हम सुना चुके हैं। एक मैंने क्लिप छोटी सी हमने काट के लगाई थी उसमें कि 9 साल के बच्चे ने कैसे सबके फ़ोन्स हैक कर लिए। तो उसमें सबसे लोग ये कह रहे थे कि यार ये तो वेब सीरीज़ की कहानी है जो सर सुना रहे हैं। तो इस पे आप बताइए, इस पे क्या कहेंगे? तो उनके लिए है कि मेरी ही वेब सीरीज़ है वो और मेरी बुक जो थी हिडन फाइल्स, उस पर हैक क्राइम्स ऑनलाइन करके एक वेब सीरीज़ है अमेज़ॉन प्राइम पर, अमेज़ॉन मिनी टीवी पर भी है। नीरज पांडे जी ने बनाई है, फ्राइडे फिल्म्स, और ये 10 नवंबर लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी मेरे बर्थडे के दिन। तो ये आप प्लीज़ देखिए, इसमें 11 कहानियाँ हैं और 11 कहानियाँ बिल्कुल अलग जॉनर की हैं। उसी में ये 9 साल के बच्चे वाली भी थी। उसमें जो मैंने बताया था 188 करोड़ की कहानी सुनाई थी जो डीमार्क कंप्लायंस के कारण जर्मनी के अकाउंट से निकल गया था और फिर हमने रिकवर कराया था, वो कहानी भी है। बहुत कई सारी कहानी मैंने उसमें से शायद सुनाई होंगी 2-3, पर उसमें इसके बियॉन्ड भी हैं। तो उसको आप ज़रूर देखिए और वो मेरी ही कहानी है, मेरी वेब सीरीज़ है। और एक चीज़ और कि IMDb पर जो ऑफिशियल वेब लिंक है उस पर जो अमित दुबे एज एन ऑथर उन्होंने लिंक कर रखा है वो गलत कर रखा है। वो कोई दूसरा अमित दुबे को लिंक कर रखा है, इस वजह से शायद लोग कंफ्यूज होते हैं। और IMDb को मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल रखी है कि उसको करेक्ट करें, क्योंकि मुझे लोग एज ए साइबर एक्सपर्ट तो जानते हैं, एज एन ऑथर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। पर अभी कई सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं। अभी एक हॉटस्टार के लिए बन रही है जो राजकुमार हिरानी जी बना रहे हैं, वो अभी शूट चल रहा है उसका विक्रांत मैसी एंड अरशद वारसी को लेकर। तो वो भी आएगी अगले साल IPL के आसपास। इसके अलावा एक फ़िल्म आ रही है जो केतन मेहता जी बना रहे हैं, वो मेरी बुक अथर्व के ऊपर है, वो भी अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है। इसके अलावा हम ZEE5 के संग भी कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी। एक DD पर शो आता है मेरा, DD नेशनल पर, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। ये हर संडे सुबह 9 बजे आता है और शाम को 9 बजे रिपीट होता है। 1 घंटे का शो है जिसमें उसी कहानी का ड्रामेटाइज वर्जन दिखाया जाता है विद फुल ऑफ नॉलेज। तो वो भी देखें, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ जो हम नहीं सुना पाए और बहुत क्रिटिकल हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो उसमें भी देखेंगे आपको। तो ये सारे मेरे इनिशिएटिव्स हैं जो साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए कि किसी भी तरीके से हम पहुंचाएं। और जो DD वाला शो है वो तो चूँकि गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव है, उनका भी सपोर्ट है, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि नॉर्मली जब आप कोई शो देखते हैं तो उसमें नाम बदल देते हैं टूल्स के या प्लेटफॉर्म के, जैसे गूगल का नाम कुछ और कर देंगे, फेसबुक का कुछ और कर देंगे। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसको एज ए नॉलेज सीरीज लाना चाह रहा था कि मैं यदि गूगल पर जाके कुछ कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ कहाँ जाके क्या क्लिक किया, फिर कहाँ से क्या मिल गया, या फेसबुक पर क्या किया तो मुझे लॉग मिल गया, या राउटर का लॉग मैंने कैसे निकाला, ताकि लोगों को सीधे सीधे नॉलेज मिले। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप प्लीज़ DD का शो भी देखें, वो उनके OTT प्लेटफॉर्म पर भी है, जो वेव्स OTT आ गया है प्रसार भारती का, उस पर भी आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे। फाइन सर, इसमें ना आपकी वेब सीरीज़ आ रही है, मतलब इतना तो मेरे को आइडिया था कि आप वेब सीरीज़ आपकी चल रही हैं, बहुत सारी आ भी चुकी हैं। तो जब कमेंट आया तो मुझे लगा, मैंने कहा यार मैं रिप्लाई कर दूं। मैंने कहा नहीं, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर वो कॉल भी नहीं करूंगा, जब आएंगे तभी पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। और इवन आई थिंक साइबर क्राइम ऑनलाइन जो आप बता रहे हैं नाम, वो नाम भी उन्होंने लिखा कि ये उसकी स्टोरी अमित सर सुना रहे हैं, ये आपकी स्टोरी नहीं है, उसकी स्टोरी। सर गूगल पे हैक क्राइम्स ऑनलाइन अमित दुबे सर्च करना था तो कम से कम 1,500 न्यूज़ लिंक मिल जाती कि अमित दुबे की बुक पर हैक क्राइम ऑनलाइन बनाया गया है, क्योंकि मीडिया ने काफ़ी अच्छे से कवर किया था। लेकिन एनीवेज, बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन हम ले रहे हैं अपने पिछले 3-4 एपिसोड से, और वो ये कह रहे थे कि जैसे कि आपने बताया था कि OTP चुराने के कई सारे तरीके हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ना सर पहले एपिसोड में कुछ बता दिया, कुछ दूसरे में, तो बहुत सारे एक बार में थोड़े से मुझे हमें बता दीजिए ताकि हम ऐसी गलती ना करें, तो कुछ अगर उनके लिए हो जाए। देखिए,
जो तरीके हैं मैं ऐसे समराइज़ कर देता हूँ बिल्कुल 2-3 मिनट में। सबसे पहले तो कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक था। अभी दिवाली के पहले भी कई सारे डॉक्टर्स गुड़गांव में उनका OTP उनका व्हाट्सएप हैक हुआ कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक से। तो उनको कॉल आया किसी फार्मा कंपनी के नाम से कि सर आपके लिए गिफ्ट है दिवाली का भेजा जा रहा है। तो उनका हाँ भेज दीजिए। बोले नहीं साहब कुछ महंगा गिफ्ट है। अच्छा हाँ बोले कुछ कॉस्टली है तो उसके लिए हम अप्रूवल चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आपको भेजें और आप ऑफेंड हो जाए। तो बोले ठीक है अप्रूव कर दिए। बोले नहीं सर मेरे कहने से नहीं होगा, आपको एक सर्वर से कोड आएगा, आप उसको डायल कर दीजिएगा तो अप्रूवल रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके। तो उनको एयरटेल था तो एयरटेल से मैसेज आया, वोडाफोन था तो वोडाफोन के इससे मैसेज आया और उसमें एक कोड था। अब उसमें एक कोड है जो डायल करने पर आपका कॉल जो है वो कंडीशनली फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगले मोमेंट उनका व्हाट्सएप हैक हो गया क्योंकि वो तो हैक हो ही सकता है भाई, किसी को आपका बैंक अकाउंट नहीं भी पता है, व्हाट्सएप नंबर तो पता ही ना, उसका OTP वो मंगाएगा, वो कॉल फॉरवर्डिंग के कारण उस तक चला जाएगा और वो हैक हो गया। उसके बाद वो उनके दोस्तों से OTP सर वो व्हाट्सएप कॉल पे आएगा उसके, हाँ कॉल पे आएगा एंड बिकॉज योर कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई है तो वो OTP क्रिमिनल को चला जाता है। अब आप बिजी होते हो क्योंकि फिर OPD में OT में, तो एक डॉक्टर का हैक हुआ फिर लगातार कई सारों के हो गए। तो मुझे एक साथ एक ही दिन में कम से कम 25-30 डॉक्टर्स के कॉल आए, बड़े रेनाउंड डॉक्टर कि साहब हमारा भी हो गया हमारा भी हो गया। तो फिर बताइए सर ये क्या था आपने सुबह तो ये एक बहुत कॉमन तरीका है जिससे हो रहा है। दूसरा है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किसी के रेफरेंस से अननोन व्यक्ति का कॉल आएगा कि अयाज भाई ने आपका नंबर दिया और आपसे बात शुरू कर देगा। और अब चूंकि आप अयाज की क्रेडिबिलिटी की पर उससे बात करना शुरू कर दोगे, थोड़ी देर बाद बोलेगा आई थिंक अयाज इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो आपस में बात कर लेते हैं। आपको एक और कॉल आ रहा होगा, आप कॉल मर्ज कर देंगे सोचते हुए कि अयाज का कॉल है, लेकिन उसका अयाज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे आपका या तो व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या आपके पैसे निकल जाएंगे, आपका फेसबुक जीमेल कुछ हैक हो जाएगा। और हमें पता है कि यदि जीमेल हैक हो गया तो आपकी कुंडली चलेगी तो ये दूसरा तरीका है। सर वो जो कॉल आया था उसके अंदर OTP था, वो जो दूसरा कॉल था वो OTP का कॉल एग्जैक्टली, और उसने सुन के डायल अपने आप उसने आपने जैसी कॉल मर्ज किया तो क्रिमिनल भी कॉल पे था आपके साथ, एग्जैक्टली, उसने OTP वाले कॉल से OTP सुन लिया बिकॉज आप मर्ज हो गया कॉल। जब तक आपको रियलाइज होगा कि यार ये कौन क्या कोड क्यों बोल रहा है यार, तब तक तो अप्लाई करके वो बूम निकल गया। तो ये दो बड़े कॉमन से तरीके हैं। तीसरा तरीका है वॉइस मेलिंग का, जिसमें कोई आपके फ़ोन से या आपके नंबर पर वॉइस मेल सेट कर दे और यदि उसने ही वॉइस मेल सेट किया तो पासवर्ड उसको पता है। उसके बाद वो OTP मंगाएगा जब आप बिजी हैं। जब आप बिजी होंगे तो वो जो कॉल आता है वो आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें आपका OTP रिकॉर्ड हो गया। अब चूंकि पासवर्ड इसको पता है ये तुरंत कॉल करके वो OTP सुन लेगा। तो जो वॉइस मेलिंग सर्वर होते हैं वो एक ही होता है। जैसे आप वॉइस मेल सेट करें, मैं वॉइस मेल सेट करूं, हम दोनों एक ही ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो हम सबकी जो वॉइस मेल की रिकॉर्डिंग होगी एक ही जगह होगी। एक मोबाइल नंबर होता है, आप उसको डायल करो, फिर एक पासवर्ड बताओगे अपना, तो आप सुन सकते हो उस पर वॉइस मेल। तो जिसने वो सेट किया है आप वॉइस मेल आपका, उसको आपका पासवर्ड पता है। तो वो कैसे करता है ये मेरे से मत पूछिए पर क्योंकि फिर मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर है आपका eSIM। कोई क्योंकि लोगों को नहीं पता कि eSIM होता क्या है, थोड़ा पता कर लीजिए। वर्चुअल सिम होता है, जो आपका फिजिकल सिम है उसको एक QR कोड में बदला जा सकता है, और यदि QR कोड मैंने स्कैन कर लिया तो वो सिम मेरे फ़ोन में आ जाएगा, आपका सिम बंद हो जाएगा। कल के दिन वो QR कोड मैं किसी और को भेज दूँ नागपुर में, उसने स्कैन किया तो वो सिम वहाँ चला गया, मेरा वाला बंद हो गया। चलेगा एक ही जगह, लेकिन वो अब इतना स्मूथली इधर से उधर कहीं किसी कंट्री में भी भेजा जा सकता है। और यदि सिम चला गया तो OTP चलेगा। तो eSIM आपका ना कोई क्रिएट करा ले। eSIM कैसे क्रिएट होता है वो प्रोसेस आप समझेंगे तो सतर्क हो जाएंगे। फिर आता है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप के थ्रू OTP निकलते हैं, जो हमारे गूगल मीट हैं, जूम है, आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह, कि आपको किसी बहाने से एक कॉन्फ्रेंस में ले लिया और आपसे स्क्रीन शेयर करा ली और उस समय OTP मंगाए तो वो देख लेगा। तो आपको लग रहा है कि सपोर्ट कर रहा है आपको, बट आपका स्क्रीन शेयर है। फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के OTP उड़ा लेते हैं, जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क की ऐप हैं जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप है। वो कहेंगे हम आपको हेल्प कर रहे हैं, ट्राई से बोल रहे हैं, हम आपके इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं, एंड देन यू इंस्टॉल समथिंग। टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, ये 3 ऐप इंस्टॉल करनी ही नहीं है। बिल्कुल करके उसने कोई कोड मांगना है आपको, ये कोई OTP तो है नहीं, ये तो ऐप का कोड है, आप दे दोगे, पर आपकी स्क्रीन चली गई उस तक, और जैसी स्क्रीन गई वो आपकी OTP मंगा के सब देख लेगा। तो ये वो तरीका है। फिर तो ऐसे 10-12 तरीके हैं, मैं चाहो तो उसमें बाद में कमेंट में लिख दूंगा।
मैंने 7-8 तो बता ही दिया। एग्जैक्टली, हमने एक एक करके एक एक करके काफी बताया वो डिस्कस किए हुए हैं। इसको इन डिटेल आप ई सिम वाला जैसे क्यूआर कोड के थ्रू भी मैं ओटीपी निकाल सकता हूँ। मैं आपको गलती से क्यूआर कोड स्कैन कराऊँ और उससे भी, तो इसीलिए मैंने मूवी आर्मर में बार बार बताया कि यदि आप कोई ऐसा क्यूआर कोड स्कैन करें तो पहले एक बार मूवी आर्मर से कर लें, वो बता देगा कि ये ओटीपी चुराने के लिए है। सर क्यूआर कोड से कैसे निकलेगा ओटीपी? होता क्या है कि क्यूआर कोड के थ्रू स्क्रीन शेयर हो सकता है। ओके, हाँ, कई सारी ऐप जो आपके फ़ोन में होती हैं उनमें फीचर है कि वो स्क्रीन शेयर करा सकते हैं। मतलब मेरे को मैं क्या करूँगा कि वो जो ऑप्शन है वो क्यूआर कोड थ्रू एग्जीक्यूट करो। ओके, आपने क्यूआर कोड मुझे भेजा और जैसे आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी स्क्रीन शेयर हो सकता और मैंने वो स्कैन किया और मेरा सारा स्क्रीन आपके पास। है। एक कोड मांगेगा, आपने डाला, वो स्क्रीन शेयर हो गया। लेकिन होता क्या है कि आपको लग रहा है कि आप तो एक नॉर्मल हाँ एग्जैक्टली क्यूआर सर, कोड स्कैन कर रहे थे, बट जब तक आपको रियलाइज होगा। भाई मान लीजिए आपने मुझे क्यूआर कोड भेजा, मैंने स्कैन भी कर लिया, मैंने पेमेंट तो नहीं करूंगा लेकिन मैं स्कैन करके देख लेता हूँ भाई क्या है, स्कैन किया और उतनी देर में आपका पेमेंट उस समय निकलेगा भी नहीं, मतलब आपको 5-10 मिनट बाद रियलाइज होगा कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और तरीके हैं जैसे कि आपका फनी तरीके भी हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए, ओटीपी आएगा तो मैं स्क्रीन पर देख लेता हूँ। कुछ वैसे खुरापाती लोग होते हैं, वैसे भी करते हैं। फिर मैं कॉल पे मंगा लूँ ओटीपी, तो कॉल आपका फ़ोन अनलॉक किए बिना भी मैं पिक कर सकता हूँ, तो मैं ओटीपी सुन लूँगा। फिर आपको मैं साइकोलॉजिकली ऐसे इंगेज करूँ, जैसे एक केस आपने याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें सामने वाला कहता है कि साहब स्क्रीनशॉट भेज के ना, हाँ, पहले बोला कि आप पेमेंट तो आया नहीं है, तो कहते नहीं हमने तो कर दिया है, अरे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो आपको लगेगा कि तो पेमेंट ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट है, इसमें ओटीपी तो है नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे। तो आप हाँ सर आप तो सही कह रहे हो, आपका तो पेमेंट आया, आप तो सही स्क्रीनशॉट भेजो, यू आर राइट। तो फिर पेमेंट मेरे पास क्यों नहीं आया? आप एक काम कीजिए, ₹1 और ट्रांसफ़र कीजिए। वो क्यू में फंस गया पैसा, ₹1 निकलेगा तो पिछला वाला भी आ जाएगा। तो आप जल्दीबाजी में आपको ठीक है भाई ₹1 और कर देता हूं। अब आप वो ₹1 के लिए जब ओटीपी आएगा, जैसे आप देखोगे तो वो 15,000 का ओटीपी है। बिल्कुल, आपको यार ये तो 15,000 का, नहीं सर ₹1 ट्रांसफ़र किया मैंने, आप टेंशन मत लीजिए, ओटीपी बताइए, ₹1 है सर। अब आप थोड़ी सी बहस करोगे, अरे सर आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ना। अब आप पहले स्क्रीनशॉट चूंकि शेयर कर चुके तो आपको लगता है स्क्रीनशॉट शेयर करने में कोई खतरा नहीं, और उस समय एकदम से भूल जाओगे कि इस बार स्क्रीनशॉट में ओटीपी है और अब तुरंत भेज दोगे, जैसे ही भेजोगे क्या। तो ऐसा भी हुआ है। सो कई सारे ऐसे तरीके हैं जो मैं चाह रहा था कि लोग जाने, समझें, कॉन्शियस हों। हो सकता है अगले 2 हफ्ते में 2-4 तरीके और आ जाए, एग्जैक्टली, लेकिन मतलब अभी ये कंटेम्प्रेरी ये चीज़ करें। सर एक और क्वेश्चन था, वो आया था कि कभी कभी क्रोम पे ना 3-4 वेबसाइट अचानक से खुल जाती हैं और कई एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या करें? मोबाइल के अंदर होती मोबाइल होंगी, के हाँ अंदर। बिल्कुल। देखिए वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई प्लगइन, मैलिशियस प्लगइन इंस्टॉल हुआ है जो आपको ट्रैक कर रहा है और आपको इस तरह की चीज़ें पुश कर रहा है। तो पहले तो अपनी सारी कुकीज़ या अपने जो भी प्लगइन्स है सारे रिमूव कर दीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं कि ख़ासतौर से क्रोम के संग ज़्यादा होता है, आप उसको अनइंस्टॉल करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लीन अप प्रोसेस एक बार फॉलो करके कि उसके जो रिपोजिटरी में स्टोरेज है वो भी क्लीन कर दीजिए। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2-3 तरीक़ों से ऐसे आ सकता है कि कोई आपके वाईफाई के थ्रू भी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन, बीफ फ्रेमवर्क है, जिसमें इफ़ आई एम विद यू इन अ सेम वाईफाई नेटवर्क, तो मैं आपके ब्राउज़र पर कुछ पुश कर सकता हूँ। ओके, कुछ वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए बट उसके थ्रू हो जाता है। तो वो उस सिचुएशन में भी होता है। उस समय मैं आपके ब्राउज़र में कुछ पुश करके कोई प्लगइन इंस्टॉल करवा दूँ, फिर एक बार वो आ गया प्लगइन तो मैं उसको रिमोटली उस ब्राउज़र को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जैसे आपने ध्यान दिया Cloud9 मेलवेयर की मैंने कहानी सुनाई थी। तो Cloud9 मेलवेयर तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाता था, पर इधर मैं इस जगह पर भी 10-12 लोग सेम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और मैंने खुराफात कर दी और वो प्लगइन उनके ब्राउज़र में पुश किया, बिकॉज वो उस समय ब्राउज़र पर अचानक से पॉपअप आएगा, आप इंस्टॉल कर लोगे। वो पॉपअप इस तरह से आएगा कि आप डाउट नहीं करोगे कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला, और उसके बाद में उसके थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें पुश कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखें, इसीलिए हम कहते हैं कि जब पब्लिक वाईफाई यूज़ करें तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। वहाँ के थ्रू भी लोग बहुत इस तरह की हरकतें करते हैं। अदरवाइज़ यदि पॉपअप आ रहा है तो ये देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कोई एक ऐप ही इंस्टॉल आपने ऐसी कर रखी है जो ड्राइव कर रही है। मतलब देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस, इसलिए मैं एकदम से नहीं कंक्लूड कर पा रहा, बट वो फ़ोन को स्कैन करके ही पता पड़ पाता है कि रियल रीजन उस सिचुएशन में क्या है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था कि बैंक के करंट अकाउंट में पैसा डालने से भी फ्रॉड हो सकता है, हाँ या नहीं?
इसमें मैं थोड़ा देखता हूँ क्योंकि लोगों के पास 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी अलग, एक ही अकाउंट आईडी पे हो गए। तो क्या दोनों से पैसा निकल सकता है? इनका क्वेश्चन शायद कुछ ऐसा हो। दोनों दोनों देखिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके तो करंट अकाउंट ही होते हैं। ओके। ये तो क्माल की बात है। मोस्ट ऑफ दिस अभी सेविंग अकाउंट भी होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट जब मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन किया तो सारे करंट अकाउंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट की पावर्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जो अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस पर जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो कम होते हैं। तो क्रिमिनल्स क्या होते हैं, वो करंट अकाउंट ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए एक बिल्कुल सही बात है कि रिस्क दोनों में उतना ही है। फाइन सर, एक चीज़ थी, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या, एक सजेशन था। वो ये कह रहे डोंट डिस्क्राइब कि आप कैसे पकड़ते हैं। नहीं, मैं उतना नहीं बताता, डोंट वरी। यदि ऐसा होता तो अभी तक मिसयूज शुरू हो जाता। ना मतलब दूसरा, मैं उस लकीर पर छोड़ देता हूँ चीज़ें। हाँ बिल्कुल, मतलब हम पूरी चीज़ सर नहीं बताते ना, हम सर से पूछते नहीं, कहते हैं कि आप निटिग्रिटीज़ पूरी बता, लेकिन आपको ऊपर की सरफेस से चीज़ें बता सकते हैं ताकि आप इंटरेस्टेड भी उसमें रहें और आप फिर वो चीज़ लोगों को भी सुनाएं। जो कहानी आप अमित सर से सुन रहे हैं वो कहानी आप औरों को भी सुना सकते हैं ताकि लोग सुने और ये लोगों के पास जाए चीज़ें। सर एक चीज़ और थी कि अभी ना जैसे कि लोग इनकॉग्निटो मोड में बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं, तो क्या इनकॉग्निटो मोड का जो डेटा है वो एक्सेस किया जा सकता है कि हिस्ट्री जो है उसकी किसी के पास रहती है, जैसे कि आईएसपी वगैरह हो गया आपका, एयरटेल वगैरह, इन सब चीज़ों के पास होती है, फिर वो किसी के पास नहीं होता? होती है। देखिए, इनकॉग्निटो मोड में कुछ चीज़ें हैं, आईपीस तो देखो जाएंगे ऑपरेटर के पास, वो तो लॉग बनाते ही है, ब्राउज़र लॉग। कीवर्ड क्या सर्च कर रहे हो वो शायद हिडन हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली गूगल के ऊपर एक बार पेनल्टी भी लग चुकी है कि इनकॉग्निटो मोड में भी उन्होंने चीज़ें रिकॉर्ड रखी, ट्रैक की, और उसके ऊपर किसी ने PIL डाली। ग्लोबली आप गूगल करेंगे तो मिलेगा, एंड देन दे वर penalized and they would have fixed it after it. बट पूरी तरीके से इनकॉग्निटो मोड पर मैं बिल्कुल रिलाई नहीं करता कि ये कोई भी चीज़ ट्रैक नहीं करेगा। आईपी तो डेफिनेटली ट्रैक होगा उसमें। फाइन, मान लीजिए कोई बैंड वेबसाइट कोई देख रहा है तो वो ट्रैक हो जाएगी कि कोई कहाँ देख रहा है? बैंड वेबसाइट तो आप सीधे एक्सेस इनकॉग्निटो मोड में भी नहीं कर पाओगे। ओके। हाँ, कैसे करोगे? आप VPN यूज़ करोगे, और तो कोई तरीका नहीं। फिर VPN लोग क्या करते हैं, VPN पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे, फिर बैंड वेबसाइट खोलेंगे, यही कर रहे हैं, और उनको लग रहा है वो पूरी तरीके से हिडन है, पर नहीं है। बस मैं इतना हिंट दे रहा हूँ कि नहीं है। फाइन सर, नॉर्मली आप यही कर रहे हैं तो इसके बियॉन्ड कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बट इफ यू आर डूइंग दिस एंड कॉन्फिडेंट कि भाई अब तो मैं, तो ये गलतफहमी है। सर ये पेड वीपीएन भी आते हैं, तो इसका क्या सीन है कि पेड वीपीएन से क्या सब कुछ मतलब ऐसे हो जाता है, एनोनिमस हो जाता है बंदा? है, लोग कहते हैं देखिए पेड VPN है, या फिर कई सारे ब्लॉकचेन बेस्ड VPN भी हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड VPN का क्या है कि कम्युनिटी ड्राइव करती है उन VPN को। तो नॉर्मली जैसे एक VPN सर्विस आप ले रहे हो तो उसका कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपने कहा प्रोटॉन VPN है, तो आपको पता है कि स्विस कंपनी है प्रोटॉन मेल या प्रोटॉन VPN, उसके सारे प्रोडक्ट हैं प्रोटॉन, ये वो दुनिया भर के, और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। कोई भी डेटा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के संग आसानी से शेयर नहीं करती, दो आप करने लगे हैं। इस तरह से सेक VPN है, दुनिया भर के अल्ट्रा अर्बन VPN है, तो आपको पता है कि फ़लानी कंपनी है जिसका ये VPN है। कल के दिन कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज चाहें तो उनको रिक्वेस्ट करके वो लॉग मांग सकते हैं और वो देते हैं। और इंडिया में ये कानून है, इंडिया में पूरा गाइडलाइन है कि कोई भी VPN से यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस मांगेगा लॉग तो उसको देना पड़ेगा और उसको लॉग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आता है पेड VPN, तो लॉग तो पेड VPN भी मेंटेन करके रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। पेड VPN कैसे क्या है कि वो सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं। ओके। फ्री VPN में क्या है कि सर्विस की क्वालिटी गिरेगी, आप डिस्कनेक्ट भी होगे, आप रिस्क है कि जो बैंडविड्थ इश्यूज आ जाएंगे क्योंकि स्लो हो जाता है। यहाँ पर एक गारंटेड बैंडविड्थ आपको मिलेगी, डेडिकेटेड सर्वर एलोकेटेड होगा आपको, वहाँ पर एक शेयर्ड सर्वर है, तो वो सारे चैलेंजेस वहाँ रहते हैं। इस वजह से पेड और फ्री में आपको अलग डिफरेंस दिखता है। अब बताता हूँ कि फ्री VPN में गड़बड़ कहाँ हो जाती है। ओके। यदि मैं एक फ्री VPN यूज़ कर रहा हूँ और वो डिस्कनेक्ट होता है क्योंकि वो जो फ्री सर्वर है वो शेयर्ड सर्वर है, और मैं 1 घंटे के लिए यूज़ करता हूँ और 1 घंटे में मैं कुछ खुराफात कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वो 1 घंटे मैंने क्या किया, वो मैंने किया ये चीज़ छुपी रहे, ये इंटेंशन है। पर यदि फ्री VPN मैंने यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, 1 घंटे में 10 बार डिस्कनेक्ट हुआ होगा। यदि वो बीच में 2 सेकंड के लिए भी ऐसा रहा कि VPN नहीं था तो उस समय मेरा रियल IP सर्वर के पास गया है। ओके।
आप समझ गए हो। और यही मैं देख लेता हूँ कि मैं देखता हूँ कि एक घंटे 4 घंटे 1 दिन का पूरा IPDR कभी तो डिस्कनेक्ट हुआ होगा, हो सकता है उस समय नहीं हुआ, अगली बार हुआ हो, पर इन्वेस्टिगेटर को तो पेशेंस होता है भाई, एक बार भी डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे रियल IP मिल जाता और वहीं धप्पा हो जाता है। ओके सर, इसका क्रिमिनल इम्प्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि आप कोई बैंड वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, VPN के जरिए जा रहा है, इन सब चीज़ों पे, तो क्या लॉ में उसके लिए है? देखिए VPN यूज़ करना इलीगल नहीं है, लेकिन VPN यूज़ करके जो आप कर रहे हैं यदि वो इलीगल है तो डेफिनेटली इलीगल। VPN आप बहुत सारी पॉजिटिव यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि जब हम कंपनी के सर्वर एक्सेस करते हैं तो हम डेफिनेटली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके चाहते हैं कि हमारा एक टनल क्रिएट हो जाए और हम जो भी इंटरसेप्शन पॉसिबल है वो ना हो, बिकॉज अभी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड टनल है। लेकिन जो IP स्विच कर देना और इधर से कहीं और चले जाना, वो पर्पस जो VPN का है वो नॉर्मली लोग ऐसी किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए करते हैं जो बैंड है, इंडिया में एक्सेस नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन कर रखा है, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो वेबसाइट हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, उधर वो चीज़ इलीगल है। यदि आप कोई बैंड चीज़ एक्सेस कर रहे हो तो कानून के हिसाब से आप पर कार्रवाई हो जाएगी और वो लॉग मिल जाएगा। तो इसलिए मैं 80% 90% जो लोग हैं वो VPN इसीलिए यूज़ कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन ही कर रहे हैं। फाइन सर, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, टॉपिक लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है डार्क वेब पे, उसको थोड़ा सा टच कर लेंगे इन डिटेल। हम कहते आगे कि हम बात करेंगे बट टाइम मिला नहीं है, बिकॉज लोगों की कंसर्न इतने क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा उसको टच करते हैं कि डार्क वेब बनाने का पर्पस क्या था? डार्क वेब बनाया किसने? सर US की यूएस ने। यूएस में किसने बनाया? US डिफेंस एजेंसी ने बनाया। जो जितने भी खुरापाती काम है क्यों बनाया था? डार्क वेब इसलिए बनाया गया था, तो जो डार्क वेब इन द सेंस Tor प्रोटोकॉल, द अनियन राउटर करके एक प्रोटोकॉल है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ब्राउजिंग देता है आपको। ब्राउज़र लेवल पर ही चीज़ें एनोनिमस हो जाती हैं और जो सर्वर है या जो क्लाइंट है, क्योंकि इंटरनेट इज ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड कम्युनिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो TCP/IP बेस्ड राउटिंग होती है, जिसमें कि शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करके एक लिंक क्रिएट होता है और उसके बाद सारे पैकेट उस पाथ से जाते हैं। तो या तो TCP/IP होगा या UDP/IP होगा। TCP/IP में क्या होगा, एक डेडिकेटेड लिंक बन जाएगा और सारे पैकेट फिर उसी पाथ से जाएंगे। UDP/IP में देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक, तो हर बार एक पैकेट जो जा रहा है वो एक नए पाथ्स को फॉलो करके वहाँ पहुँच सकता है। उससे फ़ायदा और नुकसान क्या है? UDP में आपका पैकेट ड्रॉप हो सकता है क्योंकि डेडिकेटेड नहीं था लिंक, लेकिन जल्दी भी पहुंच सकता है क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हो क्यू में। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली जब वॉइस कम्युनिकेशन हो या मीडिया कम्युनिकेशन हो, वीडियो है, तो वहां पर पैकेट UDP/IP के थ्रू जाता है। पर जो सिग्नलिंग है, जो गारंटेड जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये तो TCP/IP के थ्रू जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब वॉइस वगैरह जिटर आ सकता है पर फास्ट रहेगा, रियल टाइम रहेगा, क्वालिटी थोड़ी बीच में एक आध फ्रेम गड़बड़ हो सकता है लेकिन स्पीड ठीक रहेगी, तो इस वजह से वो UDP/IP प्रेफर करता है। अब आते हैं डार्क वेब पर। डार्क वेब में ना TCP/IP है ना UDP/IP, वहाँ पर Tor है। और वो क्या होता है, पीयर टू पीयर इंक्रिप्टेड कर देता है डेटा को। तो एक मैश नेटवर्क जैसे बनाया गया है, तो उसमें हर 2 नोड के बीच में डेटा इंक्रिप्टेड है डिफरेंट इंक्रिप्शन से, और उसके बाद वो आगे रूट कर रहा है। आपको सोर्स एंड पर नहीं पता कि किस पाथ के थ्रू डेटा सर्वर पर पहुंचेगा, और सर्वर का IP आपको नहीं मिलेगा ना, क्लाइंट को सोर्स का IP मिलेगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। सो इस तरह का एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो US गवर्नमेंट के जासूस थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, फैले हुए थे। खासतौर से जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था, ईरान इराक में ऑपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इनके डिप्लॉयड थे, और लोकल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती थी कि कौन इंटरनेट पे क्या कर रहा है। तो उनको एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे लोकल गवर्नमेंट को बाईपास करके वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो Tor प्रोटोकॉल बनाया गया और वो डिफेंस ने खूब यूज़ भी किया। ये पर्पस था। एक दिन अचानक से वो लीक हो गया सोर्स कोड। अब लीक हो गया या कराया गया एग्जैक्टली। फिर क्या है साहब, इसको तो एक कम्युनिटी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब वो कम्युनिटी सपोर्ट करके इसको आगे फर्दर बिल्ड कर रही है। तो एक Tor कम्युनिटी बिल्ड बन गई। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ओपन सोर्स के ऊपर मुझे कभी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ओपन सोर्स कुछ होता नहीं। ओपन सोर्स के पीछे भी कोई ना कोई तो होता है जो पैसा लगा रहा है, तो कोई ना कोई तो रेगुलेट कर ही रहा होता है।
अब उस कम्युनिटी ने उसको इस तरह से बिल्ड किया और वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ थी कि आप एनोनिमस रहोगे, वो एनोनिमिटी की वजह से सारे क्रिमिनल एक्टिविटी उस पर होना शुरू हो गए। सो इट नाउ इट इज़ ए पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल इंटरनेट जितना हम एक्सेस करते हैं थ्रू गूगल और एनी अदर ब्राउज़र, वो एक्चुअल इंटरनेट के साइज का सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। उससे ज़्यादा हम एक्सेस नहीं कर हमें सकते। सर लगता है इतनी लाखों वेबसाइट है, वो सब भी 3% हाँ, वो लाखों जितनी करोड़ों वेबसाइट है वो 3% ही है। क्योंकि गूगल ने जो इंडेक्स कर लिया हम उसी को देख पाते हैं। बिल्कुल। गूगल हर चीज़ इंडेक्स तो करता नहीं है। गूगल से ही जाते हैं हम, पहले सर्च तो वहीं करेंगे, वहाँ पर आप 4 पेज 5 पेज 7 पेज 8 पेज की बात पर भूल ही जाते हो। तो वो 3% भी बहुत मुश्किल है पहुँचना। तो 97% जो इंटरनेट है वो डीप वेब है और डार्क वेब है। जो वो 90% है इसमें वो डीप वेब है। डीप वेब होता है क्लासिफाइड सर्वर्स, ऐसे सर्वर्स जो इंटरनेट पर तो हैं पर उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर है, जैसे आधार का सर्वर है, जैसे पासपोर्ट का सर्वर है, जैसे हेल्थ केयर के सर्वर है, जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट IT डिपार्टमेंट के सर्वर हैं, रिसर्च सर्वर्स हैं। ये सारे सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं बट दे आर क्लासिफाइड। उनको लॉगिन पासवर्ड के साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो उन पर डेटा। इंटरप्राइज सर्वर्स हैं, कंपनीज के सर्वर है। सो बहुत सारा डेटा है जो इंटरनेट पर फ्लो होता है बट इट इज़ रेगुलेटेड बिकॉज वो डीप वेब का पार्ट है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि मैं अगर अपना बैंक अकाउंट का कुछ खोलना चाहूँ तो वो कोई खोल नहीं पाएगा, मतलब हाँ। उसको मैं ही खोल पाऊंगा, पासवर्ड तो जो डालूंगा। बैंक का सर्वर है वो है तो इंटरनेट पर, बट वो गूगल के थ्रू हर कोई उस पर Exactly. अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकता। सो उसका जो डेटाबेस है या जो बाकी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेट बट दे आर इन डीप वेब। जो डार्क वेब है वो उसके बियॉन्ड है। ओके। वो 7% के करीब है, विच इज स्टिल डबल, मोर देन डबल ऑफ जो हम नॉर्मल देख रहे हैं। सरफेस वेब। डार्क वेब टॉर प्रोटोकॉल फॉलो करता है या और भी अब प्रोटोकॉल आ गए उसमें, जो पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। लेकिन इस और भी मल्टीपल डार्क वेब भी मल्टीपल बन रहे हैं, पर जो प्रिडोमिनेंटली अभी एक्सेस होता है वो टॉर वाला ही है। और इसमें जैसी एनोनिमिटी आई, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2008 के करीब ये कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई डार्क वेब की, और उसके साथ बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन और डार्क वेब की जो ग्रोथ है वो एक साथ इसलिए हुई कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डार्क वेब इलीगल चीज़ों के लिए प्रोलिफरेट करने लगा। कोई भी इलीगल चीज़ आप करना चाहते हो डार्क वेब पे आपको अवेल हो गई। और आप पेमेंट कैसे करोगे, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पर आप छुपे रहें और आप किसी को पेमेंट भी कर दें। किसी को नहीं पता कि पेमेंट किसने किया, लेकिन पेमेंट हो जाए, इसलिए बिटकॉइन आ गया। सो बिटकॉइन इज एनोनिमस बट बिटकॉइन इज ट्रांसपेरेंट। मतलब बिटकॉइन एक इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि किस वॉलेट से पैसा कहाँ जा रहा है तो कोई भी देख सकता है। बिल्कुल। ओपन लेजर है और आप डाउनलोड कर लो, लेजर एनालिसिस कर लो, लेकिन वो वॉलेट है किसका वो नहीं। इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ और ये चीज़ स्ट्रेंथ बन गई डार्क वेब की। अब डार्क वेब पे आपको गन्स खरीदनी है, ड्रग खरीदना है, कॉन्टेंट किलर हायर करने हैं, हज़ारों वेबसाइट है, या किसी को हैक करवाना है, किसी को परेशान करना है, हर तरह के क्राइम जो आप सोच सकते हो वो डार्क वेब पे होते हैं। डेटा ब्रीच है, डेटा खरीदना है, कंपनी को अटैक करना है, मतलब ये सब लेवल 1 डार्क वेब के पार्ट हैं जो नॉर्मली डार्क वेब को इन्हीं वजह से जाना जाता है। एक और ख़तरनाक चीज़ है कि डार्क वेब पर कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 70% चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। सो इट इज़ टू दैट एक्सटेंट फ्लडेड विद चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट। और फिर बाकी जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो तो है ही, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा उसमें वैसा है, हीनियस वाला है। उसके बाद जब लेवल आप आगे जाते हैं तो अच्छा, कॉन्टेंट किलर भी आप देखोगे तो वेबसाइट जो मिलेंगी उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया हुआ कि भाई आप एस्क्रो अकाउंट भी मेंटेन हो सकता है कि आप पहले एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालिए, जब काम हो जाएगा तब आप पैसा डिलीवर हो जाएगा। आप बिना एडवांस के भी काम करा सकते हैं, ऐसे पोर्टल भी है कि आप मुझे जिसको मारना है उसकी फ़ोटो डिटेल भेज दीजिए, उसको रेट भी है कि आप कैसे मारना चाहते हैं, दूर से गन से मारना चाहते हैं, चाकू से मारना चाहते हैं, किडनैप करके 4 दिन टॉर्चर करके मारना चाहते हैं, मतलब वो आपको वीडियो बना के भेजेंगे। तो जो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो देख के आप दंग रह जाओगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। एंड उसके बाद वो कहेंगे कि जब काम हो जाएगा तो हम आपसे पैसा ले लेंगे। मतलब आप दोगे कैसे नहीं। सर वही मैं कहना चाह रहा था कि वो उसको मार दिया उसने तो वो तो मेरे से लिखा नहीं लेगा। तो जो बंदा उसको मार सकता है वो आपको भी मार सकता है। बिल्कुल। तो डार्क वेब इसी तरह से चल रहा है। मतलब उसमें जो वे ऑफ डिलीवरी है वो इतनी ट्रस्ट पे चलती है
और इसके बाद और आगे जाएंगे आप तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 डार्क वेब मिलना शुरू होता है। तो जैसे जितना आप डार्क वेब पर रहते हैं उसके बाद आपको समझ में आता है कि आगे जाने के तरीके क्या हैं, क्योंकि डार्क वेब पर हैकर्स भी बहुत हैं। डार्क वेब के थ्रू डिवाइसेस हैक हो जाती हैं। आप डार्क वेब पर गए और आपका फ़ोन ही हैक हो गया, आपका डेटा चोरी हो गया, या आप परेशानी में फंस गए, या आपको परेशानी में डालने के लिए किसी ने ल्योर किया था कि आप डार्क वेब पे जाओ। वहाँ पर और सर्विसेज होती हैं। एक सर्विस होती है कि रियूनिंग ए पर्सन, मतलब किसी बंदे को बर्बाद करना है, तो उसके लिए कुछ $10,000 का खर्चा है या $8,000 का खर्चा है। अब कहोगे बर्बाद कैसे करेगा? तो उन्हें कहा उस बंदे के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट पहुंच जाएगा और उसके बाद एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट जाएगी कि ये बंदा एक्सेस करता है। पुलिस जाएगी, फ़ोन उठाएगी, उसमें मिल जाएगा, पॉक्सो लगेगा, जेल चला जाएगा, ख़त्म, लड़ते रहो। आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने निकाला था? बिल्कुल नहीं सर, फ़ोन में मिल गया और डाउनलोड हो गया तो भाई वो कहेगा भाई आपने डाउनलोड किया। तो एक यहाँ से लर्निंग है। पहली चीज़ कि जब आप व्हाट्सएप पर डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का ऑप्शन डिसेबल कर दें कि हर चीज़ अपने आप डाउनलोड ना हो। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी मेमोरी भरेगी नहीं, और दूसरा आप अननोन नंबर से जो चीज़ें आ रही हैं वो क्यों डाउनलोड कर रहे हो? बिकॉज कोई कुछ भी भेज दे आपको और कल के दिन आपने डाउनलोड कर लिया और आपको पता भी नहीं है और अचानक से वो दिख गया या सरफेस हो गया या किसी ने इंक्वायरी में पकड़ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का ऑप्शन बंद कर दें। ये तरीके हैं क्रिमिनल्स के। तो र्यूनिंग पीपल और र्यूनिंग कंपनीज और रिमोटली कंट्रोलिंग मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं रेड रूम एंड ऑल। तो मैं 2013 के आसपास मैंने पहली बार डार्क वेब एक्सेस किया था। एक ड्रग का केस था जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे, और उसमें जो पहला वीडियो मुझे दिखा था वो था हाउ टू कुक ए लाइव वुमन। हाउ टू कुक अ लाइव वुमन, लाइव एक वुमन। जिंदा औरत को कैसे कुक करें, अरे ये वीडियो था। और मैं देख के दंग रह गया। उसके व्यूज़ देख के मैंने कहा इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं, और आप उसको 30 सेकंड नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे आप देखोगे तो चीखें जो आएंगी ना वो आप नहीं देख पाओगे। ये कंटेंट है लेवल 2 या लेवल, मेरे ख्याल से उसी समय, अब थोड़ा एक्सक्लूसिव भले ही हो गया, बट इट वाज उस समय बहुत जेनरिक था। फिर आप रेड रूम की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो किडनैप करके किसी को लाएंगे, चेयर पे बिठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, लोग देख रहे होंगे, उसको पैसे लगाएंगे कि अब आप इसकी उंगलियाँ काट दीजिए, अब इसका ऐसे टॉर्चर कीजिए, एंड वो करेंगे। और वो पैसा चल दिया जा रहा होगा, बिटकॉइन पे चल रहा होगा, यहाँ पे व्यूज़ चल रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड रेड रूम। तो एक चीज़ जो लोग क्यूरियस हैं, मैं उनको बता दूँ डार्क वेब को लेकर, कि जब इंसान को एक पावर दे दें कि वो छुप गया, अब उसको कोई देख नहीं सकता, तो उसका वर्स्ट बाहर आ जाता है। एग्जैक्टली सर। हमारी इंसानियत इसलिए है क्योंकि हम दिखाई दे रहे हैं, हम सोसाइटी में एक रेपुटेशन बना के चल रहे हैं। पर यदि आप छुप गए तो फिर आपको उस रेपुटेशन का कंसर्न नहीं होता, और हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है जो बाहर आ जाता है। डार्क वेब वो निकाल के बाहर दिखा देता है। सरफेस वेब से डबल है। जो बिटकॉइन इकोनॉमी से आपको पता है किस तरफ से ग्रो कर रही है, अब तो 85 लाख का बिटकॉइन हो गया। तो बिटकॉइन ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। 2 ही तरीके हैं, या तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रहा होगा, या यदि उसका रियल यूज़ है तो वो डार्क वेब पे है। और तो कहीं हैं कंट्रीज़ बहुत सारी जिन्होंने लेजिट ट्रेडिंग जो टेंडर बना रखा है, मतलब बिटकॉइन के थ्रू आप कुछ भी खरीद सकते हो, पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हो, हवाई जहाज भी खरीद सकते हो, लेकिन वो कुछ कंट्रीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बिटकॉइन है वो जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और नॉट ओनली बिटकॉइन, देयर आर अदर such anonymous cryptocurrencies like Monero, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum etc. जो वहाँ पर काफ़ी प्रिडोमिनेंट है। फाइन सर, डार्क वेब को हम फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे, और होपफुली वो टाइम भी आएगा कि हम इस पे पूरा एपिसोड करेंगे, क्योंकि हमें टाइम मिल नहीं रहा है। क्योंकि हाँ, इस पे एक चीज़ पूछूंगा सर, आपने भी बताया था कि 2008 एक बड़ा अलग साल था, वो मैंने आपसे सुना था, वो उसमें काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो आपका इंट्यूशन क्या कहता है? वो आपने बताई थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैंने कहा चलिए आप बता रहे, लेकिन आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि बिटकॉइन और या डार्क वेब ये क्या सब किसी एक बंदे ने बनाया है, और ये फिर बाद में जाके चीज़ें खुलेंगी? देखिए, इंट्यूशन की बात आपने की, तो यदि आप सिर्फ इंट्यूशन, कल के दिन कोई मेरे से एविडेंस मांगने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा इंट्यूशन कहता है ये कम्युनिटी है, ये सेट कम्युनिटी है। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको वैसे मिल जाएंगे। अब आई कांट इंडोर्स एनी ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट अपने अपने लॉजिक हैं लोगों के। जैसे पिछली बार हमने कहा था कि जो सतोशी नकामोटो है, जिसने बिटकॉइन का पेपर लिखा था, उसकी कोई रियल एंटिटी तो है नहीं। बिल्कुल। उसका कोई आधार कार्ड तो मिला नहीं आज तक, या जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर तो कोई मिला नहीं, पासपोर्ट तो बंदा है ही नहीं।
उसके नाम से किसी ने क्यों पेपर पब्लिश किया? सोचिए कि कोई क्यों करेगा। एग्जैक्टली। यदि वो बंदा था तो अपना आइडेंटिटी एक्सपोज करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है, $1 ट्रिलियन इकॉनमी खड़ी कर दी उसने। और यदि कोई छुप के करना चाहता है तो उसका इंटेंशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, ये भी तो हो सकता है भाई कुछ कोई और हो। छुपा के कोई कर रहा है कि यार ना मैं अपना नाम नहीं उतारा, एक डाल देता हूँ, बंदा दुनिया लोगों का भला हो जाएगा। वही वाली बात हो गई, VPN फ्री में यूज़ कर लो, मुझे टेंशन है कि तो पुलिस ना पकड़ ले, उस तरह का मुझे कंसर्न दिखता है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन आया, मुझे उस तरीके पर सवाल था कि क्यों नहीं है सतोशी नाकामोटो की रियल आइडेंटिटी, और उसके पीछे कारण क्या है। तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंस्टीट्यूट पर लिंक कर दिया जाए बिटकॉइन, इसको एनोनिमस ही रहने दो, क्योंकि कोई चीज़ जब एनोनिमस होती है तो ट्रस्ट बन जाता है पब्लिक का। जैसे मैं कहूँगा इसके पीछे इलॉन मस्क है, तो 2 धड़े बन जाएंगे। कुछ लोग इलॉन मस्क के साथ निकले, जबकि इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया बिटकॉइन को या ट्रंप ने सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि ये एनोनिमस है, ये तो कम्युनिटी है, टॉर एक कम्युनिटी है, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटी बढ़िया है, बहुत सारे मीडिया प्लेयर हैं, ओपन सोर्स लोग यूज़ कर लेते हैं बिना ये चेकिंग किया जाने कि उस ओपन सोर्स के पीछे भी कोई एक देश या एक व्यक्ति हो सकता है जो उसको ड्राइव कर रहा हो, क्योंकि बिना किसी के इंटरेस्ट के कोई चीज़ नहीं खड़ी होती। किसी का तो कोई इंटरेस्ट था उसमें, सोशल सर्विस टाइप की चीज़ वर्ल्ड में ऐसे नहीं होती। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेट ऑफ कंपनीज हैं जिनके पास इतना पैसा था, ड्राइविंग फोर्स है जो वर्ल्ड की, उन्होंने आपस में मिलकर ये प्लान किया कि इस तरह से एक हम पैरेलल वर्ल्ड भी क्रिएट करें। और अब उसमें से डार्क वेब को फलने फूलने में कई सारे देश इन्वॉल्व हैं। कई सारे रशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो ड्रग्स पे ही चलती है। ओके। वो ओपीएम और ये जो भी हीरोइन और जितने भी MDMA वगैरह हैं सप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई बना रहा है तभी तो कहीं कंज्यूम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बिना बने डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट की साहब बना के दो, और वो सप्लाई हमेशा ज़्यादा है, मतलब इतना इस लेवल पे बन रहा है। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि वो सीधी सीधी तो बेच नहीं सकते और देश को सर्वाइव करना है। अफगानिस्तान कई साल तक इसी पर सर्वाइव किया, वो जो ओपीएम और उस पर अफीम बेच के। तो ऐसे और आप रशियन कंट्री से ऊपर जाओगे तो आप कई सारे देश मिलेंगे जहाँ पर ये लीगल है, लीगल इन द सेंस कि वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपोर्ट करने के लीगल चैनल नहीं है, तो डार्क वेब के थ्रू वो बिकती है। फिर वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोप में आती है, इंडिया में भी आती है, एंड देन वो कंट्रीज़ के पास बिटकॉइन के थ्रू पैसा चला जाता है। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जिनके स्टेक्स थे, तभी ये चीज़ चल रही है। जब आप ये वीडियोस देखोगे रेड रूम्स वगैरह वाले, तो आप देखोगे मोस्टली वहीं के लोग दिखाई देंगे आपको, जो विक्टिम्स हैं या जो हैकर्स कम्युनिटी है, रशियन दिखेगा या उस एरिया के दिखेंगे, तो समझ में आता है कि कौन है जो इसके पीछे इकोनॉमिक सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ है। सर डार्क वेब पे फिर से हम आगे वापस लौट के इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि नॉर्मली लोग ना डाउनलोड कर लेते हैं टोर ब्राउजर जाके प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे जाके वो एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। इनिशियल उनको कुछ मिलता नहीं है, वो गूगल की वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग हैं वो पहुँच जाते हैं। तो एक तो आप चाह रहे हो कि मैं तरीके बताऊं कैसे? नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ। 2 चीज़ पूछूंगा आपसे। एक तो ये कि क्या आप उन्हें पकड़ सकते हैं अगर लोग ऐसे जो कि इन्वेस्टिगेट जो लोग करते हैं वो पकड़े जाते हैं ऐसे लोग भी, या फिर ये क्यूरियोसिटी के लिए यूज़ करना ये क्या ठीक है? क्या पॉजिटिव भी यूज़ हो सकता है इसका? देखिए बिल्कुल, डार्क वेब को एक्सेस करना क्राइम नहीं है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब एक्सेस करोगे तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, लेकिन आप डार्क वेब पर क्राइम कर रहे हो तो क्राइम ही है। बिल्कुल। आपने ड्रग मंगाई, क्राइम हो गया। आपने किसी को हैकिंग सर्विस दी, हो गया क्राइम। आप क्या कर रहे हो, क्राइम हमेशा उससे ही होगा। आप कल के दिन में जहाँ आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप ड्रग बिक रही है, आपके वहाँ होने से आप पर कोई आरोप नहीं लगेगा, भाई आप थे वहाँ, बिक रही है, मैं तो नहीं कंज्यूम कर रहा ना, पर आप कर रहे हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्राइम है। होता है कई बार ऐसी सिचुएशन, हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टी थी, कुछ था, और लोग जब रेड पड़ेगी, पकड़े जाएंगे, तो उसमें आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम। उसी तरह से डार्क वेब तो एज ए नॉलेज लर्निंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं हम उसको लेकर टूल्स कैसे बना पाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बना पाएंगे, टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड कर पाएंगे। उसको सिर्फ आँख बंद करके छोड़ देने से, कबूतर की तरह की आँख बंद करेंगे तो बिल्ली भाग जाएगी, इस मामला तो सॉल्व होगा नहीं। सॉल्व करने के लिए मैं उसमें कूदना तो पड़ेगा, पर कूदने से पहले एक तैयारी कर लें। कूदने से पहले एक
खुद को कैसे बचाना है और उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब लीगलिटी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गए थे दोस्तों के संग शराब पीने और आप भी पीने लगे, वैसा वाला मामला ना हो जाए, वो एक डर हमेशा रहता है। सो डार्क वेब विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू आर यूजिंग, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप डार्क वेब पर कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कॉर्पोरेट को हेल्प मिलती है। डार्क वेब का कॉर्पोरेट सेफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव यूज़ होता है, क्योंकि जितना भी डेटा हैक होता है, हर दिन आप देखिए सैकड़ों वेबसाइट, सैकड़ों कंपनीज हैक होती रहती हैं। अब वो जो डेटा लीक हुआ या हैक हुआ, वो जाता कहाँ है? वो जाता है डार्क वेब पे। बिल्कुल। डार्क वेब पर डंप हो जाता है, उसके बाद या तो क्रिमिनल उसका मिसयूज़ करेगा या बिकेगा, बिल्कुल। आपके खिलाफ भी यूज़ हो सकता है। तो ऐसे में कई सारी कंपनीज हैं जो डार्क वेब मॉनिटरिंग सर्विस देती हैं। वो कहती हैं भाई आपकी कंपनी का ये नाम है, मैं लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग करता रहूँगा कि आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई भी डेटा डार्क वेब पे तो नहीं आया है। ओके। कोई पासवर्ड आ गया हो, कोई पर्सनल डिटेल आ गए हो, पीआई डेटा आ गया हो, कंपनी के डेटाबेस में से कुछ आ गया हो, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड आ गए, कुछ भी तो नहीं आ गया हो। यदि आ गया हो तो तुरंत आपको अलर्ट दे दिया जाएगा कि ये आ गया, अब आप ये चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, प्रोटेक्ट कर लीजिए, जो भी उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आपको सजेस्ट होगा। तो मॉनिटरिंग करने से ये प्रोएक्टिवली आपको पता पड़ जाता है। इसलिए डार्क वेब को देखते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीक हो गया आएगा तो यहीं, ये डंप यार्ड है। दूसरा, पुलिस बहुत यूज़ करती है। ओके। उसको पता है कि क्रिमिनल्स भी तो इसी सोसाइटी में रह रहा है ना। बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पर 1,500 लोग हैं, उसमें से एक क्रिमिनल है। डार्क वेब का पे डेटा गया था 1,500 लोगों का, सबके पासवर्ड पड़े हुए हैं, तो मुझे उस क्रिमिनल का पासवर्ड ही तो वहाँ मिल सकता है। बिल्कुल। तो आप समझ रहे होंगे कि इसलिए हम डार्क वेब से डेटा लेते हैं, एक्सेस करते हैं कि जो भी लीक। एक आप FBI के कुछ केसेस देखना, ये जो ट्विटर हैक वाला केस था, जब ट्विटर हैक हुआ और ये निमा फजेली, ऑरलैंडो ग्राहम, इवान क्लार्क, तीनों लड़के पकड़े गए, तो सॉल्व कैसे हुआ था? इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया था ट्विटर हैक एज ए सर्विस बेचने के लिए। जैसे डार्क वेब पे बेचते हो ना, वैसे ही वो डिस्कॉर्ड पे बेच रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म था OG यूजर्स करके था, ऑग यूजर्स करके एक प्लेटफॉर्म था, और जो OG यूजर्स प्लेटफॉर्म था ये हैक हो गया था 2 साल पहले, और उसके जो यूजर्स के लॉग इन, पासवर्ड, लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारे डार्क वेब पे पड़े हुए थे। तो जब FBI को पता पड़ा कि ये जो लोग हैं जो ट्विटर हैक एज ए सर्विस इन्होंने OG यूजर्स पे भी बेचा है, तो उन्होंने वो डार्क वेब से लीक डेटाबेस निकाल लिया। ओके। उसमें जो हैंडल था, जिस हैंडल का वो यूज़ करते थे अपने आप को छुपाने के लिए, उस हैंडल को सर्च मारा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ईमेल आईडी था वो उनको मिल गया, उसके करस्पॉन्डिंग और भी डिटेल मिल गए। बिल्कुल। उससे वो एक बंदे को ट्रेस कर लिए। फिर एक दूसरा तरीका था कि जो बिटकॉइन यूज़ हुए थे, सर्विस देते थे, वो बिटकॉइन में पैसा लेते थे। उसमें एक बिटकॉइन को ट्रैक किया उन्होंने, तो वो एक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड था जहाँ पर उसको डॉलर में कन्वर्ट किया गया था, तो वहाँ से फिर डेटा निकला। तो इस तरह से उन्होंने उन तीनों लड़कों को पकड़ा, तीनों अलग अलग जगह पर थे। तो जो हैक डेटाबेसेस हैं ये कई बार पुलिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए डार्क वेब यदि आप नहीं जाओगे तो कहाँ से मिलेगा आपको? बिल्कुल, जाना ही बिल्कुल। पड़ेगा। तो जो वो लोग हैं जो एज ए पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं, उनको रेगुलेटेड तरीके से जाना बिल्कुल अलाउड है। मिस यूज़ ना करें, जैसा मैंने हमेशा कहा है, एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं। सर अभी डार्क वेब की जब बात करें तो मतलब कितने खतरनाक क्राइम्स आपने बताया कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो फ्यूचर में आने वाले वक्त में अब जितना डिजिटाइजेशन अब हो रहा है, AI वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं, तो आप एज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर क्या चीज़ देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा होगा साइबर क्राइम के नाम पे? देखिए, पहले तो अभी करंट एक और ट्रेंड में बता दूं, फिर मैं फ्यूचर की ओर हम लोग जाएंगे। बहुत सारे ऐसी कंपनी आती है मेरे पास, लगातार आ रही है कि एम्प्लॉयज़ ने हमारा डेटा चुरा लिया, सोर्स कोड लीक कर दिया, बेच दिया किसी को, कोई ब्लूप्रिंट था वो लीक हो गया, या हमारे सेंसिटिव कम्युनिकेशन लीक हो रहे हैं, या मैं कोई कंपनी एक्वायर करने वाला था और उसका एवोल्यूशन चल रहा था, वो डेटा लीक हो गया, हमारे कुछ ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस थे वो लीक हो गए, गवर्नमेंट के लोग लीक कर रहे हैं, क्योंकि वो लीक करके प्रेशर माउंट करते हैं कि इन लोगों की मिली भगत थी, करप्शन था, ये था, जो भी। अब कुछ यदि सच है कुछ झूठ है तो वो ओवरऑल बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। इससे बचे कैसे? ये तो हो गई, हर जगह से लोग आते हैं। अच्छा, हर सिचुएशन में लोग ऐसे कहते हैं साहब पुलिस को बताएंगे तो कल के दिन पब्लिक हो जाएगी चीज़, पर और बड़ी बन जाएगी। अब डेटा तो लीक हुआ ही हुआ है, पर ऐसा ना हो कि डेटा लीक हुआ है तो कल के दिन पेनल्टी भी लग जाए क्योंकि DPTP भी आ गया। तो देयर आर मल्टीपल सच कंसर्न। मैं इसलिए ओपनली बता रहा हूँ कि जितनी कंपनीज हैं
70-80% के संग ये हो रहा होगा। आज की हालत में ये बात इतनी बड़ी है क्योंकि मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं और सब परेशान। हर दिन 6-7 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमारी कंपनी के संग भी हो गया, फिर वो हो गया, अब मैं क्या। अच्छा, कई बार उनको पता भी होता है बंदा, उसको लिंक कैसे करें, मैप कैसे करें। तो मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहला है कि जो लोग मिस कर रहे हैं अपने सिस्टम में, एक चीज़ होती है डेटा लीक प्रिवेंशन, जो पूरे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का क्रिटिकल पार्ट है। जब हम बात करते हैं ना कि क्लाउड सिक्योरिटी से लेकर सर्वर सिक्योरिटी से लेकर पैरामीटर सिक्योरिटी से लेकर नेटवर्क सिक्योरिटी से लेकर फिर आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी से लेकर हर जगह एक सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना होता है। फिर फायरवॉल है, आपका लोड बैलेंसर्स है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। इसी फ्रेमवर्क में एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं DLP सोल्यूशन, डेटा लीक प्रिवेंशन, जो लोग यूज़ नहीं करते। अब DLP सोल्यूशन करता क्या है? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा किसी के संग शेयर कर रहे हो, तो वो डेटा की ट्रैकिंग होना शुरू हो जाती है कि किसने खोला, कितनी देर देखा, क्या देखा उसमें, कितनी बार खोला, जब खोला तो बंदा था कहाँ पर, किस डिवाइस पे खोला था, उसी ने खोला था कि उसी जगह कोई और था। इस हद तक डिटेल रिकॉर्ड होता है, लॉग बनता जाएगा। अब उसमें कुछ भी ऐसी अनोमली दिखी तो अलर्ट रेस करेगा कि यार ये डेटा सेंसिटिव था और देखो इस बंदे ने अपने, या उसने कहीं बाहर शेयर कर दिया, या उसने पर्सनल ईमेल पर भेज दिया। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी वो ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो आप क्लासीफाई करते हो कि ये मेरे लिए अल्ट्रा सेंसिटिव चीज़ है, ये मेरे लिए ओके है पर थोड़ा सेंसिटिव है, ये तो मैं पब्लिक कर सकता हूँ। तो 3-4 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो वो मॉनिटरिंग भी उसी हिसाब से करेगा और एनोमलीज भी उसी हिसाब से क्रिएट करेगा। एक और पॉसिबिलिटी होती है कि साहब मैंने आपको डेटा भेजा था, आपने अपने लैपटॉप पे खोला और उसके बाद अपने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और अपना फोटो ले लिया डेटा और भेज दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ DLP सोल्यूशन ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं होने देंगे। फोटो भी नहीं ले सकते आप, लेके दिखाओ। वो करता क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट आपको आया और आप खोलोगे, तुरंत आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, और आप कैमरा छुपा के बंद करोगे तो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। आप यदि कैमरा बंद करने की कोशिश करोगे कि उसको नहीं दिख रहा है या वो विजुअल उसका आप ब्लॉक कर रहे हो, यदि वो चल रहा है कैमरा और वो आपको देख रहा है तो डॉक्यूमेंट खुला रहेगा। उसके बाद आपने मान लो जैसे कैमरा लेके ये करने की कोशिश की तो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा और वहाँ लॉग बन के अलर्ट आ जाएगा कि कुछ ऐसा हुआ था। तो इस हद तक वो रोक देते हैं कि कोई अपने कैमरे से फोटो भी ना ले पाए उस डॉक्यूमेंट की, वो अल्ट्रा सेंसिटिव चीज़ों के लिए। तो वो यूज़ करें। कई सारी इंडियन कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे DLP सॉल्यूशंस ऑफर कर रही हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार जब इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब वो डेटा चोरी हो गया था, वो कहेगा मुझे पता है कि उसने किया क्योंकि उसने सामने वाली कंपनी को बेच दिया, पर मैं करूँ क्या? कोई लॉग नहीं है सर, कोई लॉग ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपको पता है, आप उस पर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। कहते नहीं साहब वो छोड़ा था उसने, उसके बाद उस कंपनी ने वही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, ये लिंक है। मैंने कहा ये ठीक है, बट दिस इज नॉट कोर्ट एडमिसिबल लॉजिक। वी नीड अ डिजिटल एविडेंस कि इसी ने चुराया। तो आपके पास DLP सोल्यूशन क्यों नहीं था? तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार सिचुएशन क्रिमिनल के फेवर में हो जाती है और हम ऑफेंसिव तो कर नहीं सकते कि फ़ोन छोड़ के हैक कर लें। कहते सर आप फ़ोन हैक करके देख लो, उसमें मिलेगा। मैंने कहा ये नहीं होता भाई। आप उम्मीद, दुनिया ने ऐसे परसेप्शन बना दिया कि किसी का भी कुछ भी हैक करके देख लो, पर आप मान लो हैक कर भी लिए तो आप कोर्ट को कैसे बताओ? कोर्ट को आप बताओगे कि साहब मैंने हैक किया था तब मुझे मिल गया आपको। अच्छा, पहले आप इलीगल कर रहे हो। तो इसलिए अच्छा ये हो रहेगा कि आप एक अच्छा DLP सोल्यूशन यूज़ करें और हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। कई सारी इंडियन कंपनीज हैं, जैसे मैंने ऐसे कहा, तो ऐसा भी नहीं कि आप डिपेंडेंट हो कि बहुत कॉस्टली सोल्यूशन लो, बट यदि ये है और लॉग बन रहा है तो फिर क्रिमिनल तो पकड़ ही जाएगा। यदि उसने हरकत करने की कोशिश की तो वो जेल जाएगा और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा लीगल, और पेनल्टीज भी आप लगा सकते हो ऐसे किसी कंपनी पर जो उसको चुरा के यूज़ कर रही थी। जितनी ये टॉप एग्रीगेटर्स हैं ना, अभी नाम नहीं लूँगा, सबके संग हो चुका है। जो डेटा ड्रिवन है कि भाई डेटा आया और आप सर्विस ले रहे हो और सर्विस देने वाला कोई और है, उनका डेटा चोरी हो गया, जो उसका कॉम्पिटिटर उसको मिल जाता था। चाहे वो रेंट देने वाली कंपनी है जो ऑनलाइन घर ढूंढ रहे हैं, आप ऑनलाइन सर्विस ढूंढ रहे हैं, ये जितने भी एग्रीगेटर हैं सबके संग हो चुका है क्योंकि वो डेटा पे खेलते हैं। बिल्कुल, उनको लीड मिली थी, वो लीड एज इट इज़ किसी और को चली गई कि साहब ये बंदा घर खरीदना चाहता है, वो एज इट इज़ किसी कॉम्पिटिटर को चली गई, तो बिजनेस उसका बन गया। ये इतना हो रहा था, तब मैंने उनको रिकमेंड किया कि साहब आप DLP डालिए और 1-2 प्रोविज़न होते हैं तो आप
बचा पाएंगे, वरना आपका धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है सर, अपने इस एपिसोड को आज यहीं पे रखते हैं इसको। एंड मतलब नए साल में हम और भी स्टोरीज प्लस इन्वेस्टिगेशन और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको अवेयर करेंगे वो लेके आएंगे। एंड सर थैंक यू, आप हमारे साथ मतलब कनेक्ट करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं इतना बिजी स्केड्यूल में से। हमने लास्ट टाइम आपने बताया था कि कैसे आप 3 बजे आते हैं रात को और फिर सुबह 6 बजे फिर भाग जाते चले हैं। जाते हैं, और फिर इस बीच में आप पॉडकास्ट भी शूट करते हैं और इतना लंबा हमें वक्त देते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल, चूंकि ऑडियंस देखना चाह रही है इसलिए शायद हम मोटिवेटेड हैं और बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से और कोई ऐसी सीरीज़ नहीं होगी कि पॉडकास्ट पर किसी ने 13 एपिसोड कर दिया हो एक ही व्यक्ति के संग, क्योंकि कंटेंट इतना मिलता नहीं है। तो वी आर रियली हैप्पी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। दूसरा, मैं अपना टीवी शो प्रमोट कर दूं कि साइबर क्राइम की बिल्कुल। दुनिया बच के रहना डीडी नेशनल पर हर संडे सुबह 9 बजे शाम 9 बजे आता है, ज़रूर देखिए। और ये प्रसार भारती की OTT पे भी अवेलेबल है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा कि एक बंदे के साथ इतने क्योंकि कंटेंट नहीं मिलता, बल्कि कंटेंट यहाँ तो देखिए हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है सर के पास। अभी हमने इस एपिसोड में इतनी सारी बात की और हमें ना टच करके उसको टॉपिक को छोड़ना पड़ा, बिकॉज नॉलेज इतनी है वहाँ पे और चीज़ इतनी है कि पूरे एपिसोड इसी पे चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच Thanks, एवरीवन sir. फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।